अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उरूज का ज़वाल होता है और शहीदों का खून कभी रायगा नहीं जाता। 15 साल से हसीना वाजिद बांग्लादेश पर ज़बरदस्ती अपनी हुकूमत जमा के बैठी थी। डेमोक्रेसी नामी कोई चीज़ नहीं रह गई थी। जो आवाज़ उठाता उसे आर्मी ऑफिसर्स या अपने गुंडों के ज़रिए उठा लिया जाता और उसे मार कर दरिया में फेंक दिया जाता। मगर इस बार कुछ अलग हुआ। कुछ ऐसा हुआ कि फिर अवाम का समंदर रोका ना जा सका और दुनिया ने वो देखा जो हसीना वाजिद कभी सोच भी नहीं सकती थी। शेख हसीना वाजिद एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश मुजीबुर रहमान की बेटी थी। मुजीबुर रहमान जो फाउंडिंग लीडर थे बांग्लादेश की। इन्हें 1975 में 15 अगस्त को कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल की वजह बनी बक्सल वन पार्टी रूल, जिसके तहत बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया गया। इसी वजह से इसे एक डिक्टेटरशिप कहा गया। उस टाइम पर भी जैसे हसीना वाजिद अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को बर्दाश्त नहीं करती थी, मुजीबुर रहमान भी कुछ ऐसे ही एक्शंस पे चलते थे। शेख मुजीबुर रहमान के कत्ल के बाद हसीना वाजिद ने इलेक्शन लड़ा और वो इलेक्शन उन्होंने जीता भी। उसके बाद जुल्म का एक नया दौर शुरू हो गया। जो भी पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता उसे उठाकर जेल में डाल दिया जाता। सबसे ज़्यादा जमात इस्लामी के लोगों को जेल में डाला गया और कईयों को तो फांसी की सज़ा भी दी गई। यानी जमहूरियत नाम की चीज़ ही बांग्लादेश से ख़त्म हो गई थी हसीना वाजिद के दौर शुरू होने के बाद। हसीना वाजिद ने बांग्लादेशी अवाम को दो टाइप्स में बांट रखा था। एक रज़ाकार जिन पे ये इल्ज़ाम था कि वो पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और आईएसआई या पाकिस्तान के एजेंट्स हैं, और दूसरे वो जो कि सही बंगाली हैं, जो अवामी लीग यानी उनकी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और जंग में भी उन्होंने बांग्लादेश के यानी मुजीबुर रहमान की सपोर्ट की। इसी बेस पर कोटा सिस्टम बना। कोटा सिस्टम ये करता था कि वो लोग जो अवामी लीग के सपोर्टर्स थे उनको ही नौकरी दी जाए, और वो लोग जो रज़ाकार थे, जिनका कहीं ना कहीं से भी पाकिस्तान से ताल्लुक़ था या फिर इंडिपेंडेंस वॉर में वो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, उनको नौकरियां नहीं मिलती थी या किसी भी किस्म की गवर्नमेंट फैसिलिटी उन तक नहीं पहुंचाई जाती थी। इसी नाइंसाफ़ी की वजह से यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट ने एक तहरीक शुरू की कोटा सिस्टम के अगेंस्ट। ये स्टूडेंट्स की तहरीक पॉपुलर हो रही थी। हसीना वाजिद ने छतरा लीग, जो कि अवामी लीग का स्टूडेंट्स विंग था, उसके ज़रिए यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को मारा पीटा गया, यहाँ तक कि अगवा तक कराया गया। यानी पूरी गवर्नमेंट फोर्स के साथ इस तहरीक को दबाने की कोशिश की गई, मगर ये तहरीक और आगे बढ़ने लगी और लोग इसमें जुड़ने लगे। इस तहरीक में टर्निंग पॉइंट जब आया जब अबू जैद नामी स्टूडेंट को दिन दहाड़े पुलिस ने फायर किया, और ये सब फेसबुक लाइव पर रिकॉर्ड हो गया, जिसे पूरी दुनिया ने देखा। अब बांग्लादेश में होते हुए मज़ालिम पूरी दुनिया में देखे जा रहे थे और स्टूडेंट्स तहरीक आगे से आगे जा रही थी। हसीना वाजिद अपनी पूरी फोर्स यूज़ कर रही थी, यानी पूरी गवर्नमेंट की फोर्स सिर्फ स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन को दबाने में लगी हुई थी। रोडों पर पुलिस ओपन फायर करती, आर्मी ऑफिसर्स, करप्ट आर्मी ऑफिसर्स जो कि हसीना वाजिद के साथ मिले होते थे, वो स्टूडेंट्स को घरों से उठाते। मगर इन सब के बावजूद ये तहरीक आगे से आगे जा रही थी और बांग्लादेश में हालात इतने ख़राब हो गए थे कि इंटरनेट तक ब्लॉक करना पड़ा। अब बांग्लादेश में हालात ये थे कि रोडों पर खून ही खून था। बांग्लादेश पूरा बंद था और स्टूडेंट्स तहरीक को दबाने के लिए पूरी फोर्स यूज़ की जा रही थी। यहाँ तक कि रोडों पर ओपन फायर किया जा रहा था स्टूडेंट्स पे।
ہاسپٹلز میں زخمیوں کی بہت ساری تعداد لائی جاتی تھی جنہیں سب کو فائر کر کے زخمی کیا گیا تھا۔ ایک ٹائم آیا کہ آرمی چیف کا بھی صبر کا پیمانہ ختم ہو گیا اور انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم ان لوگوں یعنی اپنے ہی لوگوں کے خلاف جن کے ٹیکس سے ہمارے یونیفارم اور ویپنز آتے ہیں ان پر اور ظلم نہیں ڈھا سکتے اور فائر نہیں کر سکتے۔ دوستوں، آرمی چیف کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد وہ دن جو کہ بنگلہ دیش کی تاریخ میں لکھا گیا، 5 اگست 2024 کو اسٹوڈنٹس بڑی تعداد میں جمع ہوئے اور انہوں نے حسینہ واجد کی گھر کی طرف مارچ کرنا شروع کر دیا۔ اب حسینہ واجد کو آرمی چیف نے 2 آپشنز دیے، ایک یہ کہ وہ اسٹوڈنٹس کو فیس کریں یا اس کا کوئی پولیٹیکل حل نکالیں۔ اتنی تعداد میں لوگ مر چکے تھے کہ اسٹوڈنٹس صرف ایک ہی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ حسینہ واجد ریزائن کریں اور انہیں ہمارے حوالے کیا جائے۔ اس کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے، اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے آرمی چیف نے حسینہ واجد کو صرف 40 منٹ کا ٹائم دیا کہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں، یا آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس میں رہ کر ان اسٹوڈنٹس کو فیس کرنا ہے، کیونکہ ہم آپ کو سیکیورٹی نہیں دے پائیں گے 40 منٹ کے بعد۔ اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ ہیلی کاپٹر بلایا گیا، اس ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر حسینہ واجد انڈیا کی طرف روانہ ہو گئی۔ اور یہ اینڈ تھا اس 15 سالہ ظلم اور جبر کے نظام کا جو حسینہ واجد نے بنگلہ دیشی عوام پر مسلط کیے رکھا۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے، ہم دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے، ہم دیکھیں گے جو لوح ازل میں لکھا ہے، ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے۔ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے۔ میں ہوں محمد علی کے، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔